Hello everyone. Today we are going to discuss what is delegated legislation. Delegated legislation से आप क्या समझते हैं? आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे. So delegated legislation means rules and regulations made under the authority of parliament. तो अब पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको किस तरह से आप नीचे की अथॉरिटीज़ में बांटते हैं, डेलीगेट करते हैं. डेलीगेट का मतलब होता है अपने पावर्स किसी और को देना, ट्रांसफ़र करना, जबकि जिम्मेदारी आप उसकी ओवरऑल आपके पास ही रहती है. फाइनल रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हैं. द टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन. अगर हॉस्बरी लॉज ऑफ इंग्लैंड को देखें तो ये कहा गया है, it is stated that when an instrument of legislative nature is made by the authority in exercise of powers, the power delegated or confirmed by the legislation, it is called subordinate legislation. तो वहाँ पे subordinate legislation का term यूज़ किया गया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिसका वो एक्चुअल पावर होता है. जनरली द कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स या एक्सप्रेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ यूज्ड इन टू सेंसेस. दो मीनिंग में इस टर्म का यूज़ करते हैं. इन वन सेंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स the exercise of power of rule making delegated to the executive by the legislature. तो एक सेंस में जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि पावर का यूज़ रिगार्डिंग द रूल मेकिंग विच इज़ डेलीगेटेड टू एग्जीक्यूटिव, और ये डेलीगेशन किसके द्वारा किया जाता है? इट इज़ डन बाय द लेजिस्लेचर. और दूसरी बात क्या है? इन द अदर सेंस इट मीन्स द आउटपुट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर. दूसरे सेंस में जो आउटपुट मिलता है उस पावर को एक्सरसाइज करने के बाद, उससे हम डील करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के केस में. तो वेरियस टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस क्या क्या हैं? इट कैन बी ऑर्डर्स ऑफ क्वीन इन काउंसिल, डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस, रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्री कोर्ट्स, bylaws of autonomous bodies, that is example corporations etc, and bylaws of the local authorities. तो इतने सारे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के एग्जाम्पल्स के रूप में इनको याद रख सकते हैं. जब हम बात करते हैं ऑर्डर्स इन ऑफ क्वीन इन काउंसिल्स, तो जब हमारे पास प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, द प्रिवी काउंसिल यूज्ड टू इशू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन. सच ऑर्डर्स आर इशूड अंडर द लीगल अथॉरिटी ऑफ द कॉमन लॉ. कॉमन लॉ के तहत प्रिवी काउंसिल बहुत सारे ऑर्डर्स और रेगुलेशंस इशू करता था. द ऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस दस वर कवर्ड वेरी वाइड सब्जेक्ट्स. द ऑर्डर्स इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेरोगेटिव पावर्स ऑफ द क्राउन आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द कोर्ट्स लाइक अदर एक्ट्स. तो ये सारे जो डेलीगेट किए गए थे ऑर्डर्स और रेगुलेशन, ये इनको कोर्ट रिव्यू कर सकता है. द ऑर्डर्स इन काउंसिल आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द पावर्स गिवन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो जो गाइडलाइन है वो तो वही रहेगी जो पार्लियामेंट की एक्ट की है. दूसरा है डिपार्टमेंटल और एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन. द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाइल प्रोवाइडिंग फॉर सर्टेन स्कीम delegate the administration to the department or executive head. This type of delegation is very important and is responsible for the bulk of delegated legislation. The wide delegation to administrative authorities is not desirable because in such case the control of administrative action by the court becomes difficult. तो इस तरह का जो delegation होता है वो बड़ा important है और काफ़ी रीज़नेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बल्क ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के हिसाब से. द वाइड डेलीगेशन जो ये होता है
टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बहुत डिज़ायरेबल तो नहीं है, क्योंकि इस केस में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो कोर्ट लेता है वो डिफ़िकल्ट होने लगता है। फिर तीसरी बात है रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स हैव दैट इंटरेस्टेड विद वाइड रूल मेकिंग पावर्स। इन दोनों के पास बहुत सारे रूल मेकिंग पावर्स होते हैं। और हाई कोर्ट्स तो प्रोसीजरल लॉ भी बना सकते, दे कैन मेक प्रोसीजरल लॉज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी टर्न डाउन बिकॉज ऑफ द टेक्निकल मिस्टेक। तो हाई कोर्ट्स प्रोसीजरल पावर्स होते हैं, बना सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है तो। ऑटोनोमस बॉडीज़ के बायलॉज। So the bylaws of autonomous bodies are vested, these bodies are vested with the powers of making bylaws affecting themselves. तो ये bylaws actually उनके खुद के लिए होते हैं, उनको खुद ही प्रभावित करते हैं ये, and through them it causes effect on public. These autonomous bodies are given powers of rule making to regulate their own working and to lay down rules फॉर डीलिंग्स विद द पब्लिक, रेगुलेटिंग द पब्लिक बिहेवियर। तो पब्लिक से कैसे व्यवहार करना उतने के लिए बनाए जाते हैं और ताकि वो रेगुलेट कर पाएँ कि उनका बिहेवियर पब्लिक के साथ कैसा रहेगा। सच बायलॉज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इस तरह के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ के बायलॉज हैं इनको भी जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है। सम ऑफ द अदर बॉडीज सच एज ट्रेड यूनियंस आर रिकॉग्नाइज्ड टू हैव पावर्स टू मेक रूल्स फॉर देमसेल्फ। इसी प्रकार से ट्रेड यूनियंस भी अपने लिए रूल्स बना सकती हैं। द रूल्स मेड बाय देम एन एसोसिएशन आर वॉलेंट्री, और ये केवल बाइंडिंग होते हैं अपने मेंबर्स के ऊपर। फिर बायलॉज ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। द लेजिस्लेचर वेस्ट द लोकल अथॉरिटीज विद पावर्स फॉर मेकिंग बायलॉज। तो लोकल अथॉरिटीज़ अपने बायलॉज बना सकती हैं और ऐसी अथॉरिटीज़ जो होती है दे कैन एक्सरसाइज पावर्स for rule making for the safety, public health and good rule and government. These bylaws are binding on the public as ordinary laws. तो ये बहुत बाइंडिंग भी होते हैं नॉर्मली लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, इन द सेंस ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन ब्रीफ द कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड पावर्स। जो डेलीगेटेड पावर्स की इतनी ग्रोथ हुई, इतनी बढ़त हुई है, इसके कारण क्या है? तो इसके मुख्यतः 5 कारण आप लिख लीजिए। एक तो प्रेशर ऑफ वर्क का बढ़ना, वर्क प्रेशर बढ़ना। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जो टेक्निकल हो गया, टेक्निकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तीसरा है टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसी, जो ऐसी चुनौतियाँ जो अभी नहीं दिखाई देती लेकिन आ सकती हैं, उनसे निपटने के लिए भी ये प्रावधान डेलीगेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी है। फिर एक्सपेंडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने, रिजिडिटी को कम करने के लिए भी ये ज़रूरी है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरजेंसी कोई केस आ जाए, कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाए तो उन केसेस में भी उस इमरजेंसी को डील करने के लिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रेशर, वर्क प्रेशर की जब बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड पावर्स, दैट पार्लियामेंट इज़ अ वेरी बिजी बॉडी, सो इट कैनॉट प्रोवाइड ऑल डिटेल्स इन द एक्ट, देयरफॉर इट कन्फर्स द रूल मेकिंग पावर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी पार्लियामेंट है, क्योंकि वो इतनी बिजी है इसलिए वो बहुत समय नहीं दे पाती है उसके डिटेल रूल्स मेकिंग को, एक्ट के किसी भी एक्ट को। तो वह एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो काम डेलीगेट कर देती है कि आप इस एक्ट को तो हमने पास कर दिया है लेकिन इसकी डिटेलिंग आप करें। फिर टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की जब बात करोगे आप, तो सम रूल्स आर टेक्निकल इन नेचर विच आर टू बी मेड टू एफेक्चुएट द पॉलिसी ऑफ द एक्ट एंड रिक्वायर द कंसल्टेशन ऑफ एक्सपर्ट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड होती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, तो इतना समय ना होने की वजह से ये रूल मेकिंग को डेलीगेट कर दिया जाता है। थर्ड इज़ टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसी, द डेलीगेशन इज़ ऑल्सो मेड टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसी, जो चुनौतियाँ अभी नहीं नज़र आ रही हैं लेकिन भविष्य में हो सकती हैं,
तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, एडजस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, in order to fit in with the new circumstances, ताकि जो नए समीकरण बनते हैं उसमें सब कुछ ठीक ठाक फिट हो जाए, इसके लिए जो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स रिक्वायर्ड होता है या ज़रूरी होता है। फिर एक्सपेडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देर आर केसेस पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स दैट प्रोविजंस ऑफ लॉ शुड नॉट बी मेड पब्लिक अंटिल द टाइम फिक्स। तो कभी कभी ऐसी बहुत ज़रूरत होती है कि जो पब्लिक लॉ के जो पब्लिक लॉज जो बनते हैं उनका कोई भी प्रोविज़न पब्लिकली ना बताया जाए जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। जब वो समय आ जाता है जबकि एनफोर्समेंट होना चाहिए तभी बताया जाए, तो इतने के लिए फिर वो डेलीगेट कर दिया जाता है कि जब सही समय आए तो ये काम आप कर दीजिएगा। The examples of such cases are changes in rationing scheme, imposition of import duty, control of exchange, तो import duty, rationing scheme, ये सब PDS distribution system, इन सब के लिए भी delegation of powers को यूज़ करते हैं। ये कारण है delegation of powers के। Finally, to meet any emergency, of course, the executive should be armed with the rule making powers to meet any emergency। तो ये बिल्कुल भारतीय इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है इसमें जो एग्जीक्यूटिव सेक्टर है उसको तो पावर्स होने ही चाहिए ताकि इमरजेंसी केसेस में वो किसी के आदेश का इंतज़ार ना करते हुए उन इमरजेंसी सिचुएशंस को वो आसानी से डील कर सके। So students, this was all about the delegation of power, and actually it is delegated legislation. So I hope the concept is clear. आपको समझ में आ गया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है और कारण क्या होते हैं और किन तरह के डेलीगेशन को आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत डालेंगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय फॉर नाउ।